विश्व मानव अधिवास। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया कि अधिवास क्या होता है और अधिवास के कितने प्रकार हैं। स्थायी अधिवास और अस्थायी अधिवास हमने जाना। आज हम अध्ययन करेंगे मानव अधिवासों का वर्गीकरण। मानव अधिवासों को प्राकृतिक और आधारभूत मूल्यों के आधार पर दो वर्गों में बांट सकते हैं हम, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। आज हम अध्ययन करेंगे ग्रामीण अधिवास का। ग्रामीण अधिवास मुख्यतः प्राथमिक कार्यों में संलग्न होते हैं, यानी वहाँ के निवासी प्राथमिक कार्य करते हैं। जैसे प्राथमिक कार्य में कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, खनन आदि कार्य किया जाता है। यानी इन लोगों की आजीविका का मुख्य साधन होता है कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, खनन, आखेट, वन उत्पाद पदार्थ आदि कार्य किए जाते हैं इनके द्वारा। तो इनकी मुख्य अर्थव्यवस्था प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों का या नगरीय क्षेत्रों का बिल्कुल कम नगण्य प्रभाव होता है, इसलिए वहां पर सामाजिक सुदृढ़ता और प्रागढ़ता पाई जाती है। सामाजिक मूल्यों, हितों को अपने हितों से ऊपर रखा जाता है। यानी सामाजिक मूल्यों या हितों को व्यक्तिगत मूल्यों या हितों से ऊपर रखा जाता है। सामाजिक मूल्यों या हितों को व्यक्तिगत मूल्य या हितों से ऊपर रखा जाता है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक भावना पाई जाती है। अपने मूल्यों या अपने हितों के लिए दूसरे के हितों को ठेस नहीं पहुंचाई जाती, नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। आज भी वहाँ पे सामाजिक व्यवस्थाएं पाई जाती है। ग्रामीण अधिवास के प्रकार।
ग्रामीण अधिवास के प्रकार, मकानों की संख्या और उनके बीच की दूरी के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवासों का प्रकार कहा जाता है। देखो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि अधिवासों के प्रकार क्या होते हैं, किसे कहते हैं, तो आपको ये लाइन लिखनी होगी, मकानों की संख्या और उनके बीच की दूरी के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवासों का प्रकार कहा जाता है। ग्रामीण अधिवासों को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौतिक कारक इनको प्रभावित करते हैं ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों को। सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, ये मैंने पहले पिछली कक्षा में भी आपको बताया था कि ये कारक कैसे प्रभावित करते हैं। अब इसको अध्ययन की दृष्टि से 4 प्रकार से बांट सकते हैं हम अधिवास के प्रकारों को। सघन या गुच्छित अधिवास, परिकीर्ण अधिवास, मिश्रित अधिवास और पल्ली अधिवास। अब हम पहला सघन अधिवास, सघन अधिवास, इन ग्रामीण अधिवासों को संकुलित, संकेंद्रित, पुंजित, संहत आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी यह अधिवास प्राय समतल मैदानों में पाए जाते हैं, जहाँ पर ये पास पास में इनके घर बने हुए होते हैं, एक गुच्छे की तरह इनके घर होते हैं। जैसे यहाँ कोई तालाब है जिसके चारों तरफ, या कोई चौक हो, तो ये इस प्रकार से ऐसे गांव बस्तियां होती है, उन्हें हम बोलेंगे सघन या गुच्छित अधिवास। कोई पाल हो सकती है, तालाब हो सकता है, चौक हो सकता है, मंदिर हो सकता है, उसके चारों तरफ जब आवासों का निर्माण हो जाए और ऐसी आकृति दिखाई दे तो वो क्या होगी, सघन या गुच्छित अधिवास। ये अधिवास मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनको परिवहन जाल से जोड़ा जाता है, सड़क मार्ग के द्वारा। यहाँ पे सामाजिक भवन, सांस्कृतिक भवन, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है इनको। अब हम देखेंगे इनकी विशेषताएं। सघन या गुच्छित अधिवास की विशेषताएं, देखो ये अधिवास आपस में पास पास में बने हुए होते हैं, किसी ऊपर उठे हुए भूभाग या बाढ़ से सुरक्षित स्थान पर बनाए जाते हैं। इनमें आपस में सामाजिक प्रागढ़ता पाई जाती है, इस वजह से ये बाहरी आक्रमण का सभी मिलकर मुकाबला करते हैं। इनकी संख्या लगभग 40 से 50 और इससे अधिक हो सकती है। इनकी जनसंख्या 500 से 1000 के आसपास होती है। इन सभी में सामाजिक मूल्यों के प्रति अपने हितों से सघन अधिवासों का वितरण, इस प्रकार के मैदान प्राय नदियों के उपजाऊ मैदानों में पाए जाते हैं। जैसे नदी हर साल अपने साथ बारिश का पानी लेके आती है, तो वह अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है। बहा के लाने के साथ वह जहाँ पे ढलान कम होती है उसकी, तो उसके ऊपरी क्षेत्र में मिट्टी छोड़ती है जब तेज बारिश होती है तब, और जब कम बारिश होती है तो वह अपने निचले क्षेत्र में मिट्टी छोड़ती है, उसे बोलते हैं खादर, और ऊपर वाले क्षेत्र में छोड़ती है उसे बोलते हैं बांगर प्रदेश। तो ये इस प्रकार के अधिवास अधिकांशतः खादर प्रदेशों में पाए जाते हैं। जैसे गंगा सतलज के मैदान किनके द्वारा निर्माण हुआ इनका, नदियों के द्वारा। मालवा का पठार, उद्यान पठार,
बिखरे होते हैं, यानी एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। यह अधिवास पास पास में नहीं होते, दूर दूर बनाए जाते हैं। इनकी विशेषताएं देखते हैं अब हम। आवास एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। व्यक्ति एकाकी रूप में रहना पसंद करता है। व्यक्ति स्वतंत्र जीवन जीने का आदी होता है। वह उसमें एक दूसरे की सहयोग की भावना भी क्या होती है, इनमें कम होती है। यानी सामाजिक मूल्यों हितों की जगह अपने हित और अपने मूल्य देखे जाते हैं। यहाँ पे कृषि में संलग्न जातियों में भी ऊंच नीच पाई जाती है, ऊंची जाति नीची जाति। अब इन काम वितरण यानी वितरण क्षेत्र देखेंगे। देखो, परकीकरण या एकाकी अधिवास मुख्यतः तराई प्रदेश, भाबर प्रदेश और विश्व के हिसाब से हम देखें तो जो घास के मैदान है, जैसे पेरिस उत्तरी अमेरिका में है, पंपास है दक्षिण अमेरिका में, वेल्स है अफ्रीका, स्टेपी है यूरोप और डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया। इन क्षेत्रों में भी परकीकरण या एकाकी अधिवास पाए जाते हैं। भारत में हिमालय के तराई प्रदेश, भाबर प्रदेश, इन क्षेत्रों में परकीकरण या एकाकी अधिवास पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं तराई, भाबर, खादर, पांगर ये क्या होते हैं। देखो, यह सब नदी तंत्र के द्वारा विकसित किया जाता है। ये भूभाग पर्वत है। पर्वत जब बारिश या धूप हो, अचानक धूप हो रही है यहाँ पे, अचानक से धूप के साथ धूप है और अचानक से छाए या बारिश होने लगे
बारिश के द्वारा भी हो सकती है और बर्फ के द्वारा भी हो सकती है। अब जैसे यहाँ पे बारिश हो गई तो बारिश के साथ क्या होगा, इसका अपर्दन होगा। अपर्दन होगा तो इसके साथ बड़े बड़े पत्थर आएंगे, बड़े बड़े पत्थर आके इसकी तलहटी में जम जाएंगे। तो इस प्रदेश को हम क्या बोलेंगे, भाबर प्रदेश। यहाँ पे पत्थर जम जाएंगे आगे। तो यहाँ पे नदी क्या होती है, अंतर्मग्न होती है, यानी इनके नीचे से पानी जाता है, हमें दिखाई नहीं देती यहाँ पे नदी इस क्षेत्र में, भाबर प्रदेश में। दूसरा फिर इसके आगे ये अपने साथ कण लेके आती है, तो यहाँ पे क्या होती है, दलदली क्षेत्र बन जाता है इससे आगे। तो उस क्षेत्र को हम बोलते हैं तराई प्रदेश। ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला प्रदेश होता है तराई प्रदेश, यानी यहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु सभी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके आगे फिर जल लेके जाएगी नदी धीरे धीरे। जब तेज बारिश होती है तब तो वह अपने ऊपर वाले क्षेत्र में भी मिट्टी छोड़ती है, जैसे इधर छोड़ देगी, तेज बारिश हो रही है तो इसे क्या बोलेंगे हम, बांगर प्रदेश। मिट्टी छोड़ेगी तो यहाँ पर मैदान बनेंगे। और जब कम बारिश होती है तो ये अपने निचले प्रदेशों में ही मिट्टी छोड़ती है, यानी यहाँ पे तो ये हर साल मिट्टी जमाती है। तो इन प्रदेशों को क्या बोलेंगे हम, खादर प्रदेश। फिर आगे जाते जाते इसकी ढलान क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। जहाँ पे समुद्र, तालाब, झील किसी में मिलती है वहां पे तो इसका जो जल प्रवाह है, धारा है, अलग अलग बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे बढ़ी हुई है, इधर चली गई, यहाँ पे कोई ऊंची भूमि है तो इसे छोड़ के इससे इधर और इधर निकल जाएगी, इधर और इधर निकल जाएगी। तो ये जो भाग हमें दिखाई देगा उसे क्या बोलते हैं, डेल्टा। और इसमें मिट्टी इसके ऊपर हर साल चढ़ाई जाती है नदी के द्वारा। तो भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश और डेल्टा, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब तीसरा पॉइंट है अपना मिश्रित अधिवास। मिश्रित अधिवास, इन अधिवासों को अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास भी कहा जाता है, यानी यह परकीरण और सघन अधिवास के मध्य की अवस्था होती है। जो इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण माना जाता है परिवार। जैसे हम देखते हैं गांवों में कोई ढाणी, अगर उस ढाणी में एक ही परिवार जाके खेत के बीच में एक घर बनाता है, फिर उसमें जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उसकी उन घरों की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे, मिश्रित अधिवास। तो मिश्रित अधिवास मुख्यतः परिवार बढ़ने पर इन आवासों की संख्या बढ़ती जाती है। इस अधिवास को पर्यावरणीय कारणों से नहीं जोड़ सकते हम। मुख्यतः कौन से कारण होते हैं इसमें, पारिवारिक कारण। पल्ली या पुराना अधिवास, यह अधिवास आपस में दूर दूर बनाए जाते हैं पर एक ही स्थान पर बनाए जाते हैं। दूसरा मुख्य कारण है इसमें अलग अलग जातियों के लोग निवास करते हैं, अलग अलग परिवारों से होते हैं, अलग अलग धर्मों से होते हैं। इसलिए इन सभी को ये होते हैं एक ही बस्ती में, एक ही जगह, इसलिए इनको पल्ली या पुराना अधिवास नाम दिया जाता है। इनमें मुख्यतः जो हम देखते हैं कच्ची बस्तियां, स्लम एरिया, वो देख सकते हैं हम। उनकी बस्तियां इस प्रकार की आकृति लेती है धीरे धीरे। जैसे इस प्रकार के आवास कहाँ पाए जाते हैं, खनन क्षेत्रों में या पर्वतीय घाट के क्षेत्रों में। जैसे पर्वत है कोई, तो इसके एक घर यहाँ है, फिर एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, है तो सभी एक ही लाइन में, एक ही जगह पर है, क्या है, दूर दूर है, इसलिए इन्हें पल्ली या पुराना अधिवास बोला जाता है। दूसरा जैसे खनन क्षेत्र है, कोई खान क्षेत्र है,
तो इसमें इनके 3 सेट एक तरफ लगे हुए होते हैं और ये यहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं। तो इन्हें क्या बोलेंगे, पल्लिया पुराना अधिवास। यह क्षेत्र मुख्यतः पर्वतीय घाटी क्षेत्र और खनन क्षेत्र जहाँ पे से कोयला, पत्थर, रोड़ी वगैरह निकाली जाती है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं या कच्ची बस्तियों में देख सकते हैं। अगला पॉइंट है अपना ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूप। इनके यानी चित्र कैसे दिखाई देते हैं हमें, हम इन सभी को ऊपर से या किसी फोटो में देख के इन घरों की आकृति तो वह कैसी हमें दिखाई देती है, यानी उनके प्रतिरूप कैसे हैं। तारे आकार का है, त्रिभुज के आकार का है या चौकोर है, आयताकार है, मधुमक्खी छत्ते की तरह है या कैसे है, हमें किस प्रकार से दिखाई देता है इनका प्रतिरूप।